हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुनील कुमार शाक्य दिशा केमिस्ट्री क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के अवलाक्षणिक गुण क्या होते हैं। अवलाक्षणिक गुण का मतलब है प्रॉपर्टीज, मतलब करेक्टरिस्टिक्स। इंग्लिश में इसको बोलते हैं, ये लिखा हुआ स्क्रीन पर देख लीजिए, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं वो हम जानेंगे। इसकी विशेषताएं क्या होती हैं वो हम जानेंगे। विशेषताओं को गुण भी कहते हैं, अवलाक्षणिक गुण के नाम से जानते हैं। पहली विशेषता ये लिख लीजिए स्क्रीन पर। इस पर अब मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं, मैं तो वो केवल समझा रहा हूँ क्योंकि ये लिखा हुआ है, थ्योरेटिकल पोर्शन है, कोई दिक्कत नहीं। पहला पोर्शन है, पहला पॉइंट लिख लीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल, जिसको हम टी हाफ कहते हैं, पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं अर्धायुकाल क्या होता है। लेकिन आज हम अगली नेक्स्ट वीडियो में आपको अर्धायुकाल की परिभाषा आपको लिखा देंगे, परेशान ना होइए। अर्धायुकाल टी हाफ जो है वो अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता, जिसको R0 से व्यक्त करते हैं, पर निर्भर नहीं करता। मतलब इसका मतलब बताया है कि जो टी हाफ है वो प्रोपोर्शनल ए पे घात 0 के होता है। मतलब कहने का अर्थ है ए पे घात 0 का मतलब कुछ नहीं मतलब 1, अर्थात किसी ए पर निर्भर नहीं करता। जब ए की घात 0 है तो इसका मतलब ए का मान है नहीं, जब ए का मान नहीं है तो ए पर निर्भर नहीं करेगा। बात समझ में? इस सूत्र को हम आगे आपको हल करना भी सिखाएंगे। टी हाफ बराबर प्रपोर्शन हटाएंगे तो 0.6932 अपॉन के आता है। अभी इसी वीडियो में आप देखेंगे टी हाफ प्रोपोर्शनल 0.632 अपॉन के कैसे आ जाता है। इस सूत्र में ए नहीं है, अर्थात ए माने आर नहीं है, तो इसका मतलब आर पर निर्भर नहीं करेगा। जो चीज़ सूत्र में जो चीज़ होती है, आपकी के है तो इसका के पर निर्भर करेगा, आपका टी हाफ है तो टी हाफ पर निर्भर करेगा। इसका मतलब ये जो समीकरण है वो वेग स्थिरांक पर निर्भर करेगा, टी हाफ पर निर्भर करेगा, सांद्रता पर निर्भर नहीं करेगा। सही है बेटा, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। जो फॉर्मूले में जो चीज़ होती है उसी पर वो चीज़ निर्भर करती है, जो चीज़ नहीं होती उस पर निर्भर नहीं करती। यहाँ तक क्लियर हो गया? तो मैंने पहला पॉइंट लिखाया क्या कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल, कॉमा लगाएंगे, अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रण R0, जिसे बोलते हैं R0, पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, वो टी हाफ कोष्टक में लिखा, अर्थात टी हाफ प्रोपोर्शनल ए पे घात 0। ए पे घात 0 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अभी बताया, R पे पावर 0 भी लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब 0 का मतलब कुछ नहीं, पर निर्भर नहीं करता। दूसरा पॉइंट है, लिखा है दूसरा कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया को पूर्ण होने में अनंत समय लगता है। कितना? अनंत समय। अनंत समय का मतलब कभी पूर्ण ही नहीं होती, तो लिख लेंगे अर्थात कभी पूर्ण नहीं होती। दूसरा पॉइंट है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक कैपिटल के का मात्रक सेकेंड इनवर्स होता है, वो लिखा हुआ सेकेंड इनवर्स। सेकेंड इनवर्स कैसे? देखिए, के का मात्रक निकालेंगे तो के को इधर कर दें और टी को नीचे ले जाएं, 0.6932 अपॉन टी। टी तो टाइम है और टाइम का मात्रक क्या होता है? सेकेंड। तो सेकेंड को ऊपर ले जाएंगे तो सेकेंड इनवर्स हो जाएगा। तो आपको, और फिर आपको पिछले 2-3 वीडियो जब करा दिए उससे आप देख लेना, वीडियो नंबर शायद 3 या 4 होगा, उसमें आपको सेकेंड इनवर्स प्रथम कोटि की जो मात्रक होता है वो कैसे निकालते हैं वो आपको सिखा दिया है। ठीक है, मात्रक निकालना आपको सिखा चुके हैं पहले ही वीडियो में, तो इस समय देखेंगे सेकेंड इनवर्स होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक के का मान किस पर निर्भर करता है? के का मान टी पर, समय पर निर्भर करता है लेकिन सांद्रण पर निर्भर नहीं करता। समय पर निर्भर करता है लेकिन सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है। जिस चीज़ पर जो चीज़ निर्भर नहीं करती उसका ग्राफ ऐसे बनता है। ऐसा ही क्यों बनता है? देखिए, अगर हम मान लीजिए के और टाइम के बीच ग्राफ खींचें, सांद्रण के बीच ग्राफ, सांद्रण को क्या कहते हैं? R0 के बीच ग्राफ खींचें, के और R0 के बीच ग्राफ खींचें, तो बताइए के तो है प्रश्न में लेकिन R0 है नहीं। जब R0 नहीं है तो इसका मतलब ना ही इधर झुकेगा, R की तरफ झुकेगा, ना ही R से दूर हटेगा, क्योंकि R पर निर्भर, जब हम किसी चीज़ पर निर्भर ही नहीं कर रहे तो हम उससे दूर क्यों हटें? दूर भी नहीं हटेंगे। उसके पास क्यों जाएं? पास ही नहीं जाएंगे, ना दूर उससे दूर जाएंगे ना पास जाएंगे, क्योंकि वो चीज़ है ही नहीं। जब है नहीं तो सीधी जाएगी, बिल्कुल सीधी होके जाएगी, इसलिए इसकी स्ट्रेट लाइन बनेगी, इसका ग्राफ ऐसा बनेगा। सही है? अगर टाइम होगा, टाइम दिया गया तो निर्भर करेगी। अब टाइम निर्भर करेगी तो हो सकता है ग्राफ नीचे जाए, हो सकता है ग्राफ ऊपर जाए, ये
उसके दिए गए आंकड़ों पर निर्भर करेगा। ये आंकड़े दिए जाएंगे तब निर्भर करेगा, समझ में आ गया, या समीकरण दिया जाए तब निर्भर करेगा, समझ में आ गया। अच्छा, और फिर भी अगर बनाना चाहें तो आप कर सकते हो। यहाँ तक कोई क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है, यदि, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यदि प्रथम कोटि की अभिक्रिया में अविकारक अणु गैसीय अवस्था में हो, कैसी गैसीयस स्टेट में हो, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट और है जो हमने नहीं लिखा, वो और लिख लीजिए, उसमें ऐड कर लीजिए, बढ़ा लीजिए। यदि अविकारक अणु गैसीय अवस्था में हो और क्या बेटा, और दो प्रोडक्ट बना रहे हो, दो उत्पाद बना रहे हो, दोनों गैसीय अवस्था में हो, तो रिएक्शन कैसे होगी, तो रिएक्शन होगी और समीकरण बदल जाएगा, शून्य कोटि का नया समीकरण बन जाएगा, वो प्रथम कोटि का। देखिए जैसे मान लीजिए कोई रिएक्टेंट और रिएक्टेंट प्रोडक्ट दो बना रहा है, ठीक है, P1 P2 दो प्रोडक्ट बना रहा है। अगर P1 P2 दिक्कत आती तो आप ऐसे लिख लो A=B+C, दो प्रोडक्ट बना रहा है, समझ में आ रहा है, एक A से दो बन रहे हैं, और कैसे गैसीय अवस्था में, यहाँ भी G, यहाँ भी G, यहाँ भी G। तो गैसों के लिए बेटा गैसीय अवस्था में अगर अविकारक अणु हैं, अविकारक अणु अगर गैसीय अवस्था में, इधर ये अवस्था, ये गैसीय अवस्था में हो ना हो, लेकिन अविकारक का गैसीय होना जरूरी है, ठीक है, इसका बहुत ज़रूरी है गैसीय अवस्था में होना। अगर अविकारक अणु गैसीय अवस्था में और दो उत्पाद बना रहा है, समझ में आ रहा है, ये मेन पॉइंट है, तो हमेशा उसका सांद्रण कैपिटल R0 मानते थे पहले या A मानते थे, अब A और R0 नहीं मानेंगे, फिर क्या मानोगे, दाब के पदों में P0 मानेंगे। क्यों? क्योंकि गैसों की सांद्रता हमेशा दाब के पदों में मापी जाती है, इस चीज़ को नोट करें। गैस हमेशा गैसों की सांद्रता किसके रूप में नापते हैं, दाब के रूप में, इसलिए प्रेशर लिखेंगे, प्रेशर। क्लियर, बात समझ आ गई। यहाँ इधर क्या मानते थे, प्रारंभ में 0 0, दो हैं, एक और अगर D होता तब भी 0, एक और होता 0, प्रारंभ में 0 0 रहेगा। उसके बाद क्या बन गया, माना X बन गया, माना X बन गया, माना X। अब ये कैसे बनेगा, मतलब पहले A था, A में से टूट कर B बन गया, C बन गया, D बन गया, लेकिन इस समय ये समान मात्रा में बने। कैसे पहचाना समान मात्रा में, देखिए इसके आगे कितना 1 तो यहाँ 1x है, इसके आगे कितना 1 तो यहाँ 1x है, इसके आगे 1 तो 1x आएगा। अगर यहाँ 2 होता तो यहाँ 2x आ जाता, यहाँ 3 होता तो यहाँ 3x आ जाता, समझ में आ गया। तो यहाँ मात्रा इस समय हमने समान मान लिया, आप चाहो समान ना मानो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अभी समान मान लीजिए, समान मान लीजिए, जो प्रोडक्ट है वो उत्पाद है वो समान उत्पाद बना रहा है, समान मात्रा में B और समान मात्रा में C बना रहा। तो आप क्या करेंगे, इसको क्या मानेंगे सभी स्टूडेंट, P0, यहाँ क्या मानेंगे 0 0, फिर क्या मानेंगे X, फिर क्या मानोगे X। अब ये बताइए, ये P0 पहले था 1 किलो था या 100 ग्राम था, 100 ग्राम में से कुछ निकलेगा, X माने कुछ, कितना है पता नहीं, 100 ग्राम था, 100 ग्राम से कुछ B बन गया, कुछ C बन गया, कुछ निकलेगा। तो किस में से निकलेगा, P0 में से, P0 माइनस कुछ, P0 माइनस कुछ कम हो गया। अब कुछ कम में से आप लोग सोचे सर X और X 2x कम हो गए, तो X माइनस X 2x लिखें, नहीं, गलत। क्यों, X तो कॉमन मात्रा है, X कॉमन मात्रा होती है, B की मात्रा नहीं है। ये B की, यहाँ अगर 2 लिखे होते हैं, समझो यहाँ 2 लिखे तो 2x आ, यहाँ 3 लिखे होते तो 3x आता, तो यहाँ P0 माइनस x ही लिखते, P0 माइनस 2x नहीं लिखते, P0 माइनस 3x नहीं लिखते। बात समझ में आ गया, तो P0 माइनस x लिखते हैं। बात समझ में आ गई, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो बताएं। अच्छा, तो P0 माइनस x आपका लिखा जाता है। ये मान जो कौन सा वाला, यहाँ, हाँ यहाँ बात समझ में आ गई, यहाँ 2 लिखा हो, 3 लिखा हो, 10 लिखा हो, 20 लिखा हो, यहाँ से कोई मतलब नहीं। यहाँ हमेशा x डिस्ट्रीब्यूट हो रही, मतलब इसके अंदर से, P0 के अंदर से केवल x निकल रहा है, x माने कुछ निकल रहा है। तो क्यों कुछ कितना निकल रहा है वो मुझे पता ही नहीं कितना निकल रहा है, सही है। और यहाँ अगर 2 होता, मान लीजिए 2a होता, तो आप यहाँ 2x लिखते, तो 2x निकल रहा है, तो इसकी वजह से 2x लिखा जाता है, ये नोट करें। यहाँ होता 3 तो यहाँ आप 3x लिखते, समझ में आ गया, मतलब इतनी सांद्रता में कमी मानी जाती, ठीक है। यहाँ P0 ही माना जाता है। अब आपको समझ में आ गया, लेकिन इस समय हमने क्या माना, 1 माना, तो हम 1x लिखेंगे, समझ में आ गया। चलिए, तो सभी छात्र ध्यान रखें, जो बात छात्र फर्स्ट ईयर में पढ़े हैं, फर्स्ट ईयर है आपका, लेसन चैप्टर नंबर है 2 है, जिसका नाम है
रासायनिक साम्य, केमिकल इक्विलिब्रियम, उसमें सिखाया जाता है। यहाँ a मानते हैं, यहाँ 0 0 मानते हैं, यहाँ x मानते हैं, यहाँ x मानते हैं, तो यहाँ a माइनस x मानते हैं। लेकिन यहाँ a माइनस एक्स की जगह क्या लिखा, a की जगह आपका क्या है, P0 है, x के स्थान पर क्या है, x ही है, P0 माइनस एक्स आपका फॉर्मूला बन जाएगा। आगे समझ में? तब आपका सूत्र क्या होगा, तब आपका प्रथम कोटि का सूत्र वो लिखा है, तब आपका प्रथम कोटि का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, कैपिटल K बराबर 2.303 अपॉन T log बेस 10। ठीक है, यहाँ क्या होगा, यहाँ आपका हो जाएगा, a ऊपर होता था, हम a हटा के क्या लिख देंगे, P0। यहाँ नीचे क्या होता था, a माइनस एक्स के जिस स्थान पर आप क्या लिख देंगे, P0 माइनस एक्स। तो आपका ये भी फॉर्मूला आपका प्रथम कोटि की अक्रिया के समाकलित वेग समीकरण को व्यक्त करेगा। लेकिन कब, जब गैसीय अवस्था में अभिकारक अणु दिए गए हों तब। गैसीय अवस्था में दिए गए तो ये सूत्र लगाओगे तभी सवाल कर पाओगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, जहाँ x क्या है लिख लो, जहाँ x बराबर होता है Pt माइनस P0, x बराबर Pt माइनस P0। इसका मान अगर यहाँ रख देंगे, x के स्थान पर रख दो तो क्या बनेगा, k बराबर 2.303 अपॉन T log बेस 10 P0 अपॉन, यहाँ मान रखो तो यहाँ मान रखोगे तो P0 माइनस x के स्थान पर रखोगे तो Pt माइनस P0, यही तो होगा। अब माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो P0 माइनस Pt, और ये माइनस माइनस क्या कर देगा, प्लस, तो P0 कितना हो गए, 2P0, और ये क्या बचा, माइनस Pt, तो 2P0 माइनस Pt होगा। समझ में आ गया? तो आप इसके स्थान पर क्या लिख सकते हो, 2P0 माइनस Pt को कैपिटल T बना लेना, उसमें थोड़ा मिस्टेक हो गया, कैपिटल T माना P टोटल, कुल दाब। वहाँ Pt का मतलब ऐसा लग रहा है कि वो समय पर दाब है, लेकिन समय पर नहीं है, कुल दाब है, तो बड़ा T बना लेना। यहाँ P टोटल है, टोटल माने कुल, ठीक है, कुल दाब है ये, तो आपका ये फॉर्मूला बदल जाएगा। तो ये भी फॉर्मूला सेम है, तो आप डायरेक्ट ये वाला लगाया करेंगे, वो साथ सूत्र यूज कम होगा, ये डायरेक्ट लिख दिया करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? अब आप सोच रहे हो सर x बराबर Pt माइनस P0 कैसे आया, चलो ये भी जानकारी होनी चाहिए, ये भी सीख लो। चलो ये भी आपको सिखाई दे रहे हैं, चलो सिखा के चलते हैं। क्या है कि P टोटल जब करते हैं, P कुल दाब जब यूज करते हैं, कुल दाब, तो कुल दाब को हम Pt से व्यक्त करते हैं। कुल दाब हो सकता दिया जाए, तो कैसे करें, कुल माने होता जोड़, तो कुल कितना हुआ, तो कुल कंटेनर में कितना हुआ, पहले P0 माइनस एक्स, कुल माने जोड़, कुल माने योग होता है, तो P0 माइनस एक्स और फिर प्लस एक्स, फिर प्लस एक्स, ये जोड़ोगे। अब बोलो कितना आया, माइनस एक्स प्लस करा तो P0 प्लस एक्स आया, P टोटल। समझ में आ गया? टोटल के लिए आपको ये और प्लस ये सारे अणुओं को जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, ऊपर वाला को नहीं जोड़ते, वो तो प्रारंभिक अवस्था है, साम्य अवस्था वाली जोड़ते हैं, साम्य वाला ये सामने वाला, तो इसको जोड़ देंगे तो आपका x बराबर, x वहीं छोड़ दो, x वहीं छोड़ दोगे तो ये P0 इधर आ जाएगा, तो आपका P टोटल माइनस P0 आ जाएगा। देखिए आ गया, x बराबर वो लिखा हुआ है, तो x बराबर P टोटल माइनस P0 भी लिखा जाता है। अब आपको समझ में आ गया होगा, इससे आपको न्यूमेरिकल करने में आसानी होगी। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हुई हो किसी स्टूडेंट को तो बताइए। अब आपका नेक्स्ट स्क्रीन पर क्लास में क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन के रूप में भी आ सकता है कि सिद्ध करो कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया में आधा सांद्रण का मतलब 50% हो सकता है, प्रश्न में आधा सांद्रण लिखा है, 50% ना लिखा है, हो सकता है 50% लिखा आ जाए। ठीक है, तो एक ही बात है, हो सकता है आधा भी लिखा आ जाए, 50% भी लिखा जाए, दोनों आ सकते हैं। आधा सांद्रण समाप्त होने में लगा समय, और लगा समय को क्या कहते हैं, अर्ध आयुकाल, जिसको T हाफ से व्यक्त करते हैं। ठीक है, अर्ध आयुकाल के बारे में नेक्स्ट वीडियो में आपको समझा देंगे, अर्ध आयुकाल क्या होता, आप इस वीडियो में थोड़ा समझें। अर्ध आयुकाल कॉमा लिखा है, अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर नहीं करता। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है, ये आपका अधिकांशतः आता है, और नहीं आता है तो इस पर न्यूमेरिकल ज़रूर आएगा, इसलिए याद रख लें। सब इसको समझने से पहले आप लोग ध्यान रखेंगे, आधा सांद्रण का मतलब होता है आधा R/2। ठीक है, किसका, अभिकारक का। अभिकारक को किससे व्यक्त करते हैं, R से व्यक्त करते हैं। ठीक है, ये R/2 कैसे आया, चलो ये मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा समझ लीजिए। उसमें आप ये मैं जो आपको लिखा रहा हूँ ये एक्स्ट्रा है, आप लिखना चाहें तो लिखें, ना लिखना चाहें तो ना लिखें।
R इक्वल टू P आपके पास था। प्रारंभ में इसको शुरुआत में किसको कितना मान लेते, मानना ये R0 है, प्रारंभ में R0 मान सकते हैं। अगर R0 मानने में किसी बच्चे को दिक्कत आती है तो आप A मान लिया करो, प्रारंभ में A है, मतलब R की मान, R की जो R का सांद्रण है वो 10 किलो मान लीजिए, या 20 किलो मान लीजिए, 30 किलो, कुछ भी मान लो, इसलिए हमें नहीं पता कितना है तो A मान लो। और शुरुआत में क्या है 0, जब टाइम आपका 0 है, अर्थात शुरुआत में 0 रहता है। शुरुआत में 0 का मतलब है कि आपने प्रोडक्ट कुछ बनाया नहीं। फिर क्या हुआ, t बराबर कुछ समय, और जैसे कुछ समय लग गया तो आपका क्या हो गया, x आपका यहाँ बन के तैयार हो गया। माना x नहीं, मतलब कुछ बन गया, कुछ समय पे कुछ टूट गया, किस में से, R में से टूट गया P, R में से टूट के ये x निकल गया। कितना निकलेगा मुझे नहीं पता, तो किस में से निकला, A में से निकला, कितना x, तो A माइनस एक्स। और A माइनस एक्स को, A को हमने बताया R0 लिख सकते हैं, तो हम R0 माइनस एक्स लिख सकते हैं। समझ में आया? आप स्टूडेंट परेशान ना हो तो हम लिख सकते हैं R0 माइनस एक्स। आप या ये लिखा करो या आप ये लिखो, दोनों में से एक, दोनों में से एक ही लिखना। मैं दोनों समझा के चल रहा हूँ, या तो R0 मान लो या फिर A मान लो, या R0 माइनस एक्स मान लो या A माइनस एक्स मान लो। ठीक है, अब सुनो, इधर बचा, इधर वाला शेष बचा सांद्रण है किसका, इधर वाला शेष ही तो है। क्यों, आपके पास मान लीजिए 10 किलो आलू थे, मान लीजिए शुरुआत में 10 किलो आलू थे, 10 किलो आलू में से कुछ आलू टूट गए या ख़राब हो गए, या कोई नया प्रोडक्ट बन गया, तो कुछ बन गया, तो कुछ माना कितना बन गया मुझे नहीं पता, तो कुछ बन गया, तो इतने कुछ ख़राब हो गए, तो यहाँ कितना बचा, 10 माइनस कुछ, तो 10 माइनस एक्स। समझ में आ गया? मान लीजिए 3 खराब हो गए तो 10 माइनस 3, मान लीजिए 2 खराब हो गए 10 माइनस 2, तो आपके पास कितना बचे 8। तो इधर वाली मात्रा सदैव शेष बची मात्रा हुआ करती है। आप न्यूमेरिकल तभी कर पाओगे जब आप कंसेप्ट क्लियर सीख लोगे। ये कंसेप्ट है, इधर वाली मात्रा शेष मात्रा कहलाती है, शेष बची मात्रा, इसको हम शेष बची मात्रा के नाम से भी जानते हैं, शेष मात्रा। इधर वाली मात्रा जो होती है वो समाप्त मात्रा कहलाती है। क्या कहलाती है? समाप्त या पूर्ण। ये शब्द लिखे हुए होंगे, समाप्त होने, समाप्त हो गई है, 50% समाप्त हो गई है तो x का मान होगा, 50% पूर्ण हो गई है तभी x का मान होगा। समझ में आ गया? पूर्ण लिखा आ जाए प्रश्न में या समाप्त होने में लिखा जाए तो x का मान होगा। तो इस समय आपका प्रश्न में क्या दिया है, 50% समाप्त होने में, तो इसका मतलब x का मान दिया गया है, इसका मान नहीं दिया गया, तो इसका मान आपको निकालना पड़ेगा तभी न्यूमेरिकल कर पाओगे। ठीक है, चलिए समझ में आ गया? तो आप उसमें मैंने नहीं लिखाया, तो आप चाहो तो ये एक्स्ट्रा तौर पर आप लिख लीजिए ये। ठीक है, रफ पे लिख लो, चाहे आप फेयर पे लिख लो, आपके ऊपर है। इतनी बात क्लियर हो गई? चलिए, तो आप क्या करेंगे, इसका मतलब x के स्थान पर t समय पर, ये t समय कुछ है और कुछ यही आपको पूछा गया है। इस t को कुछ ना बोल के यहाँ बोलते हैं, यहाँ इस समय कुछ है। समझना बेटा, समझने वाली बात है। इस समय हम t को कुछ बोलेंगे। अब सुनो, इस x का मान आपका दिया गया, x का मान कितना दिया गया, 50%। कितना दिया, 50% लिखा, 50% समाप्त होने में, और समाप्त हो रहा 50% के, ये 50% कौन सी चीज़ टूट रही है, 50% किस में से सड़ रही है, आलू में से। तो आलू कौन है, ऑफ आलू, आलू फॉर R0, R0 मान लो या ऑफ A मान लो। हमने उसमें R0 माना है या A माना, कुछ भी आप मान सकते हो। सही है बेटा, ऑफ आलू। तो इसका मतलब है आपका आंसर आएगा 50% का मतलब 50/100, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और R0 जैसे का तैसा, तो आपका 50 दूनी 100, तो आपका R0/2। देखो आ गया आधा सांद्रण, तो आधा सांद्रण हो गया। आधा सांद्रण समाप्त होने में लगा समय अर्थात t बराबर जो कुछ लिखा था वही समय आपका कुछ वाला समय t हाफ कहलाएगा। तो t के स्थान पर t हाफ लिखोगे, t के स्थान पर क्या लिखोगे, कुछ की जगह क्या लिखोगे, t हाफ लिखोगे, t 1/2, या आप 1/2 ना लिखना चाहो तो t 50% लिख दो। इसको प्रेजेंट करते हैं, ये टी टाइम थोड़ी नहीं दिया गया, टाइम मजा पता नहीं कितने सेकंड में खाया गया, कितने सेकंड में आलू ख़राब हुए, कितने मिनट में आलू ख़राब हुए, कितने दिन में आलू ख़राब हुए, मुझे नहीं पता। तो इसलिए उसको व्यक्त कर दिया, प्रदर्शित कर दिया, टी 50% लिख दो, या टी 1/2 लिख दो, या टी इसका भाग दे दो 0.5 लिख दो। आ गया समझ में? या फिर टी आधा लिख दो। ठीक है, इन चारों का मतलब अर्ध आयुकाल है। ठीक, टी के स्थान पर आप टी हाफ लिख देंगे और कोई बात नहीं है।
लेकिन ये आधा हो जाएगा क्योंकि यही आधा कह रहा है। अब कितने समय में आधा होगा वो नहीं पता, ठीक है, समय तो उसमें दे ही नहीं रहा कितने समय पर, वो तो कह रहा है समय पर निर्भर करता है या नहीं। ठीक है, ठीक बात है। चलिए, तो आपको हाँ x का मान आ गया, तो यहाँ कितना बचा शेष सांद्रण बताइए कितना बचा, r0 माइनस एक्स, तो r0, ठीक है बेटा, r0 माइनस एक्स था, तो r0 माइनस एक्स को हम घटाएंगे तो r0 जैसे का तैसा, माइनस x के स्थान पर क्या रखोगे, r0/2, r0/2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, इसको हल करेंगे इसको तो आपका r0/2 बचेगा। और ये मान किसका है, इस पूरे को क्या बोलते हैं, RT बोलते हैं। पिछले वीडियो में इसको देख लेना, RT बोलते हैं, तो इसको हम RT बोल सकते हैं। सही है, RT बोल दो या a माइनस एक्स बोल दो, बात एक ही है। RT बोल सकते हो या a माइनस एक्स बोल सकते हो, a माइनस एक्स बराबर r0/2। r0/2 नहीं बोलना चाहते तो a/2 लिख सकते हो, कोई परेशानी नहीं होगी। a माइनस एक्स बराबर a/2 हो सकता है। समझ में आ गया कैसे करते हैं। चलिए देखते क्लियर हो गया। तो a माइनस एक्स के क्या लिखोगे, a/2, या RT के स्थान पर क्या लिखोगे, r0। ठीक, अब आपको समझ में आ गया, इसलिए ये उतारना कॉपी नहीं करना, कॉपी वही करना जो मैंने आपको लिखा दिया, समझाया था आपको। ठीक है, चलिए अब आपको समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है। ये लिखना नहीं है, समझना था। अब लिखेंगे, वो लिखा है आधा सांद्रण समाप्त होने का अर्थ है, वो लिख लीजिए x बराबर r0/2, ठीक है, या फिर वो लिखा हुआ है a/2, एक ही बात है। और लिखे माना आधा सांद्रण समाप्त होने में लगा, ये माना जाता भी बताया था, माना आधा सांद्रण समाप्त होने में लगा समय आपका t कितना है, t 1/2 ये माना है, या आप मान लो t 50% या ये मान लो, या t 0.5 मान सकते हो। तब नहीं लेने हो, तब प्रथम कोटि के समाकलित वेग समीकरण से, समाकलित वेग समीकरण से, समाकलित वेग समीकरण क्या होता है, पिछले वीडियो आप देख लेना, सूत्र आपको लिखा स्थापित कर चुके हैं। कैपिटल K बराबर 2.303/T log base 10 r0/RT ले सकते हो। ठीक है, क्या लिख सकते हो, r0/RT ले सकते हो। लेकिन मैंने आपको क्या माना, मैंने आपको प्राइवेट बुक के अकॉर्डिंग माना a/a माइनस एक्स माना, तो आप a/a माइनस एक्स मान सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि ज़्यादातर अधिकांशतः टीचर इसी पुराने मेथड को जानते हैं, क्योंकि बूढ़े टीचर हैं, ज़्यादातर पुराने टीचर हैं। नया कोर्स तो अभी साल इससे पिछली साल चेंज हुआ, तो नए कोर्स में चेक करने में उन बच्चों को उन टीचरों को दिक्कत आ सकती है कभी कभार, तो इसलिए कम ज़्यादा नंबर हो सकते हैं आप लोगों को। कम ज़्यादा नंबर हो जाने का कारण ये भी हो सकता है, बात समझ में आ रही, ये भी हो सकता है कि उन टीचरों को क्या होता है कि पुराना नॉलेज है, और पुराना नॉलेज है तो पुराने के अकॉर्डिंग वो पढ़ाते हैं, पुरानी किताब से पढ़ाते हैं, तो पुरानी किताब में इस तरह से लिखा हुआ है, और जो नए टीचर होते हैं वो उस तरह से। तो आप लोग ज़्यादातर पुराने मेथड से इस तरह से किया करो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, हाँ। तो K बराबर, अब क्या करेंगे, इसमें मान पुट करेंगे, इसमें क्या करेंगे, इसमें मान रखने पर रख दो। कैपिटल K बराबर 2.303 जैसे कि तैसा। अब इस t को क्या मान लोगे, इस t के स्थान पर आप क्या लिख दोगे, ये मान लोगे t½ सही है, और log base 10। आप a को क्या मानोगे, a को कुछ नहीं माना, a तो प्रारंभिक सांद्रण है, और a को a ही लिखते हैं, a को प्रारंभिक सांद्रण, ये तो माना नहीं जाता। a माइनस एक्स के स्थान पर क्या लिख सकते हो, a माइनस एक्स के स्थान पर अभी यहाँ माना नहीं है, तो a माइनस एक्स के स्थान पर x के स्थान पर रख दो। a माइनस एक्स के स्थान पर नहीं लिखना चाहते तो कोई बात नहीं, x के स्थान पर रख दो। x बराबर क्या, r0/2, लेकिन यहाँ r0/2 ना लिखे, a/2 लिखा करो। इसका मतलब ये वाला मत मानो, ओके, ये वाला मत मानो। तो क्या हो जाएगा, a0/2, तो यहाँ आ जाएगा a/2। अब इसको हल करेंगे तो आपका क्या आएगा, इसको हल करेंगे, जब इसको हल करेंगे a माइनस a/2, तो एक लाइन ना करके डायरेक्ट कर दो। ठीक है, डायरेक्ट कर दो, क्या बचेगा, a/2 सही है, अच्छा रहेगा। यहाँ लिख लो a माइनस एक्स, यहाँ कर लो, अच्छा रहेगा, एक लाइन बच जाती है। a माइनस एक्स का मान यहाँ रख दो, a माइनस एक्स की जगह रखोगे a/2। अब इसको हल कर लो लघुत्तम लेके, तो आपका आ जाएगा 2 लघुत्तम, 2 का गुणा यहाँ 2a, a का गुणा यहाँ 1a,
आपका बचा a/2। समझ में आ गया? तो a माइनस एक्स का मान आएगा a/2, तो a/2 लिख देंगे। अब क्या करेंगे, अब इसको हल कर लेंगे। अब हल करेंगे तो ये से ये कट गया, ये ऊपर पहुंच जाएगा, आपको आ जाएगा 2.303 अपॉन टी हाफ जैसे का तैसा लॉग बेस 10 और 2 हो जाएगा। देखिए 2 ऊपर आ जाएगा। अब सुनिए, अब क्या सुनिए, अब ये लॉग 2 का मान होता है, ये और लिख लीजिए, हम जानते हैं log 2 बराबर 3010। log 10 का मान इतना होता है बेटा, याद कर लीजिए, log 10 का मान होता है। तो इसके स्थान पर आप 3010 लिख दोगे, कर दो इसके स्थान पर, तो आपका आ जाएगा k बराबर 2.303 अपॉन टी हाफ और हो जाएगा 3010। मैंने 3010 लिख दिया, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अब 3010 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आता है 0.6932 अपॉन ये जैसे का तैसा। आपका आंसर हो गया। आपको समझ में आ गया? वो आपका लिखा हुआ है, आप उतार कॉपी कर लेना, नोट कर लेना। क्लियर हुआ एकदम? चलिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, टी हाफ इधर कर दो, इसको स्ठा के इधर कर दो, नीचे के ले जाओ, तो 0.6932 अपॉन के हो सकता है। इसका मतलब टी हाफ जो है वो के व्युत्क्रमानुपाती होता है। हुआ एक ये पॉइंट हो गया। और क्या हो गया, टी हाफ प्रोपोर्शनल, देखो ए पर निर्भर, ए इस सूत्र में ए है नहीं है, तो इसका मतलब ए पर निर्भर नहीं करता, तो ए पे घात 0 लिख सकते हैं। इस सूत्र में आर है नहीं है, तो ए की जगह हम R0 भी लिख सकते हैं। सही है? R0, इसका मतलब आर पर निर्भर नहीं करता है, ए पर निर्भर नहीं करता, क्योंकि ए नहीं है। इसको प्रदर्शित करते हैं, ऐसे प्रश्न में आता है, ऐसा नहीं ऐसे लिख दें। अरे बेटा हम आपको बता रहे, प्रश्न में ऐसा भी लिखा आ सकता और ऐसा भी। देखना ऑब्जेक्टिव में ऐसे क्वेश्चन बहुत आ चुके हैं बोर्ड एग्जाम में, टीचर और स्टूडेंट और ज़्यादातर कन्फ्यूजन हो जाते हैं, तो इसलिए इसको भी ऐसे भी लिखा आ सकता है, इसको भी ध्यान रखें। ठीक है? और ये आपका पहले नोट तो लिखा ही जाता है, प्रारंभिक को नोट कहते हैं, नोट R0 या R0। ठीक है? और R0 पे घात 0 मतलब प्रारंभिक मान हो गया, नीचे वाला प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर, ऊपर का मतलब है निर्भर नहीं करता, और नीचे का मतलब 0 का मतलब प्रारंभिक सांद्रण। तो प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर नहीं करता कौन, अर्धायुकाल। तो सिद्ध हो गया। तो नई लाइन से लिखेंगे, इससे सिद्ध होता है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर नहीं करता। ये भी लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है? तो आपको समझ में आ गया कैसे क्वेश्चन को हल करते हैं। ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, इसको सही तरीके से आप करेंगे। मैंने लिख भी दिया, क्योंकि सूत्र में ए नहीं है इसलिए ए पर निर्भर नहीं करेगा, आर नहीं है इसलिए आर पर निर्भर नहीं करेगा। क्लियर? आर भी लिख सकते हो, मैंने दोनों लिख दिया, आप दोनों लिख लीजिए, नो प्रॉब्लम। आर लिखना चाहो, आर अगर चाहते हो आर के पदों में लिख लो, तो आर के पदों में, चलो मैं थोड़ा जल्दी बता दे रहा हूँ। आर के पदों में अगर करना चाहते हो आप तो कैसे लिखेंगे, तो भी आपका आंसर इतना ही आएगा। देखिए आर के पदों में केवल ये सूत्र हो जाएगा, R0/RT, ये सूत्र होता है, R0/RT होता है। और RT कितना होता है, RT यहाँ कितना होता है, अभी मैंने आपको बताया था, मैंने बताया इधर क्या बोलते हैं, R0-X, उसको कहते हैं RT, बोला था। R0-X को क्या बोलते हैं, RT बोलते हैं। तो इसका मतलब RT की जगह R0-X हो जाएगा। तो आप पहले हल कर लीजिए, x बराबर R0/2, तो यहाँ मान रखो x की जगह R0/2 करो, तो आपका RT हो जाएगा, R0-X है तो x के स्थान पर, x के स्थान पर क्या रखोगे, R0/2। देखो x बराबर R0/2, तो R0/2 करोगे तो यहाँ R0/2 ही आएगा। तो RT के स्थान पर R0/2, तो R ये ऊपर a है, R0 जैसे का तैसा रहेगा, और नीचे ये है RT के स्थान पर आ जाएगा R0/2। सही है? तो R0 से R0 कट गया, तब बट गया 2, इसका मतलब वही आ गया, कोई चेंजिंग नहीं आई। इसका मतलब R नहीं है तो R पर निर्भर नहीं करेगा, तब आप इसको केवल ये वाला लिखोगे। आ गया समझ में? हाँ, कोई समझ, देखो R0 ये तो नीचे है, नीचे R0 लिखते हैं ना, R0 ये देखो 0, तो ये वाला 0 रहेगा ही, लेकिन ये अपनी तरफ से लगा दोगे, क्योंकि इस पर है, इसमें सूत्र में नहीं है, इस सूत्र में R0 नहीं है, R0 नहीं है, R0 नहीं है, तो इसलिए नोट लगा देंगे। ठीक है? नहीं को प्रतीत कर रहा है, इसलिए बच्चा कन्फ्यूजन हो सकता है कि यहाँ भी 0 यहाँ भी 0, तो इस 0 को हटा लें तो अच्छा रहेगा। क्लियर? इस 0 को आप हटा लें, RT प्रोपोर्शनल टू R0। क्लियर हुआ? आप 2-4 सूत्र ये वाले भी लिख लीजिए, ये आपके न्यूमेरिकल में काम देंगे। ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अन्य सूत्र भी हैं, इसको कॉपी कर लें, ये सूत्र भी होते हैं।
इस रूप में लिखे जाते हैं। ठीक है, लिखा हुआ है यदि T1 समय अभिकारक का सांद्रण RT1 ले लें और तथा T2 समय पर RT2 ले लें तो आपका समीकरण इस तरह से हो जाएंगे। क्लियर? हाँ, इनको सिखाने की ज़रूरत मुझे नहीं है। और रेडियो एक्टिव तत्व का विघटन अगर है तो सभी श्लोक समझ लें। अगर रेडियो एक्टिव कोई भी तत्व रेडियो एक्टिव है, हम कैसे पहचानें कि कोई भी तत्व रेडियो एक्टिव है? आप लोग लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। परमाणु क्रमांक 83 से आगे जितने भी तत्व हैं पीरियोडिक टेबल में, आवर्त सारणी जो बनी है उस आवर्त सारणी में पीरियोडिक टेबल बोलते हैं उसको। उस पीरियोडिक टेबल में परमाणु क्रमांक 83 से आगे के जितने भी तत्व हैं 84, 85, 86, 87, 88, वो सभी के सभी रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं। उनका विघटन हमेशा प्रथम कोट की अभिक्रिया के द्वारा होता है। इसलिए इसका सूत्र, इसमें सूत्र आपका यही लगेगा, प्रथम कोट वाला। ठीक है, ऐसे लगेगा R0 अपॉन वहाँ N0/NT मानेंगे, N0/NT मानेंगे। ठीक है, आपका इस सूत्र को ऐसे भी लिखा जाता है N बराबर N0 e⁻⁻KT। ऐसे भी लिखा जाता है कैपिटल N बराबर 1/2 पे पावर N बराबर N0N, ये भी लिखा जाता है N बराबर N0 e⁻⁻KT। फिजिक्स में लिखा जाता है N बराबर N0 1/2 पावर N। ठीक है, ऐसे भी लिखा जाता है। समझ में आ गया? लेकिन आपको एक से ही काम चल लेना, ये लिख लीजिए। ठीक है, ये लिखा हुआ छोटा छोटा दिखाई नहीं दे रहा होगा, ये लिख लो। अब तो दिखाई दे रहा? ठीक है, ये आपका प्रारंभिक सांद्रण है और ये आपका अंतिम अवस्था का सांद्रण। लेकिन यहाँ सांद्रण नहीं है, ठीक है, मात्रा है। प्रारंभिक मात्रा, पदार्थ की प्रारंभिक मात्रा, फिर अंतिम मात्रा। ठीक है, समझ में आ गया? जैसे कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ मान लो Rn है, Rn किसी में कोई पदार्थ में बन रहा है, Rp बना रहा है, तो यहाँ आपका इसकी मात्रा N0 लेंगे, फिर प्रारंभ में 0 लेंगे, फिर x लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा N0 माइनस x। और N0 माइनस x को क्या लिखेंगे? NT। क्या लिखेंगे? NT। T समय बाद। समझ में आ गया? अभी R0 माइनस x है, वो NT लिखेंगे। कोई बात नहीं, वही है सवाल, कोई दिक्कत नहीं, कन्फ्यूजन नहीं होना, वही सवाल है। इसमें वही सूत्र लगा दो तब भी आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने इस वीडियो में, इस क्लास में आपने ये देखा कि किस तरह से इसका करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में आप जानेंगे कि अर्ध आयुकाल क्या होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में जानने से पहले अभी लिख लीजिए अर्ध आयुकाल। ठीक है, लिख लिए अभिक्रिया की अर्ध आयुकाल। क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, अभिक्रिया की अर्ध आयुकाल से आप क्या समझते हैं? प्रश्नवाचक निशान लगाइए। NV कोट की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल का व्यंजक लिखो, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। तो अर्ध आयुकाल की परिभाषा आपको पिछली वीडियो में बता ही चुके हैं। अब आप डेफिनेशन लिख लिए। परिभाषा क्या थी? सुनिए, किसी अभिक्रिया में, वो लिखा हुआ, किसी अभिक्रिया में पदार्थ की आधी मात्रा विघटित होने में जो समय लगता है उसे अर्ध आयुकाल या अर्ध आयु कहते हैं। इसे T1/2 या T50% या T0.5 कुछ भी लिख सकते हो से व्यक्त करते हैं। लिख लीजिए, से व्यक्त करते हैं। इसका मात्रक काल समय है, समय का मात्रक सेकंड ही होगा, तो इसका मात्रक सेकंड या मिनट या घंटा होता है। ठीक है, समझ में आ गया? अर्थात ये भी लिख लीजिए, अर्थात इसका मतलब A-x बराबर कितना हो गया? A-x, यही तो विघटित होने में समय लगा, तो A-x बराबर क्या? A/2 लिख दो या R0-x, कुछ भी लिख लो। ठीक है, तथा आपका क्या लिख सकते हैं? आपका T बराबर T12। ये दोनों सूत्र प्रयोग किया करेंगे। ठीक है, कोई समस्या हो तो बताएं। A-x आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, RT बराबर R0/2, आधी मात्रा विघटित हो गई। अब नई लाइन से लिख लो, NV कोट की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल का व्यंजक। ये ट्रिक लिख लो, ये ट्रिक है। T12 प्रोपोर्शनल ये होता है A⁻1 - ये बहुत अच्छा रहेगा, इससे आपको ये सूत्र समझ में आ जाएंगे। इससे सूत्र बहुत अच्छा रहेगा, T12 प्रोपोर्शनल A⁻1 - ठीक है, या R पे, या ऐसे लिख सकते हो T12 प्रोपोर्शनल टू R⁻1 - एक ही बात है। जहाँ लिख लो n क्या है? स्मॉल n, अभिक्रिया की कोट, अभिक्रिया की क्या है बेटा? कोट ही है। ओके।
अभिक्रिया की कोट को कैसे व्यक्त करते हैं? अभिक्रिया की कोट जो होती है वो आपकी 0 1 2 3 डॉट डॉट हो सकती है। अगर शून्य कोट की अभिक्रिया है, शून्य कोट की अभिक्रिया है तो इसके लिए टी आपका फॉर्मूला क्या होगा? टी आप प्रोपोर्शनल टू शून्य का मान यहाँ रख दो, n की जगह 0, तो a1 माइनस 0, तो टी हाफ प्रोपोर्शनल टू a पे पावर 1। इसका मतलब शून्य कोटि का अर्ध आयुकाल a पे घात 1 के समानुपाती होता है। एक a इसमें आया है इसलिए a पर निर्भर करता है। तो शून्य कोटि का अर्ध आयुकाल जो है वो a पर निर्भर करता है। a माने प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करता है। कौन? शून्य कोटि। लेकिन प्रथम कोट नहीं करता। देखिए प्रथम कोट के लिए लगाओ, प्रथम n बराबर क्या रखोगे? 1, यहाँ 1 रखो, n बराबर 1, तो कोट है n, तो 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 1/a पे पावर 0। आगे समझ में? इसका मतलब a पे पावर 0 का मान कितना होता है? 1, तो इसका मतलब a खत्म हो गया। जब a खत्म हो गया तो a पर निर्भर नहीं करता। तो इसका मतलब हुआ कि प्रथम कोट का अर्ध आयुकाल प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर नहीं करता। समझ में आ गया? ऐसे सूत्र बनाना सीख जाओगे इस ट्रिक्स के द्वारा। तो ये ट्रिक है आपकी, अच्छी रहेगी। ट्रिक लिख लीजिए, TRIC आप ट्रिक है। NCERT बुक में ये नहीं मिलेगी, लेकिन प्राइवेट बुक में ये ट्रिक लिखी हुई है, इसलिए मैंने आपको ट्रिक बता दी। क्लियर? अच्छा रहेगा इससे। ठीक है। अब नेक्स्ट आपको ये प्रथम कोट शून्य कोट से रिलेटेड जो कुछ भी आंसर आए हैं, जो आंसर आए हैं, सब कुछ आया वो आप ये उतार लीजिए। ये उतार लीजिए। आपको जो दिखा हुआ ये आपको दिखाई दे रहा है, 3 जो आपके पार्ट 4 बने हैं, खंड ये ऑप्शन में बने हुए, ये चारों पार्टों में क्या कर लीजिए, जो चार्ट पार्ट हैं इसमें आप क्या करें, और नीचे भी आपका पार्ट बनाएं। आप सभी लोग जब कॉपी पर लिखें तो एक ही लाइन में सभी खाने बना देना, सभी बॉक्सों को एक ही लाइन में लिखना। जो मैंने नीचे लिख दिया, हमारे पास छोटा पेज था, आप लोग पेज को थोड़ा सा मोड़ लेना, ऐसा कर लेना, वर्टिकल, सही है वो, हाँ हॉरिजेंटल कर लेना, वर्टिकल नहीं, वर्टिकल तो ये होता है, हॉरिजेंटल कर लेना। ठीक है, हॉरिजेंटल कर लोगे पेज को तो आराम से पूरा आपका सारे वर्ड बन जाएंगे। तो इससे फ़ायदा क्या है? इससे फ़ायदा ये है सारे ऑब्जेक्टिव इस सूत्र के द्वारा, इस ट्रिक के द्वारा क्लियर हो जाएंगे। ये ट्रिक है हमारी। इस ट्रिक से हमने सारे सूत्र आपको शून्य कोट से लेकर प्रथम कोट के जितने भी सूत्र हैं जिससे भी व्यक्त करते हैं वो आपके आ जाएंगे ऐसे। और ये लिख लो। अब देखो न्यूमेरिकल आपको अगली नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे, इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल कैसे करते हैं, उसके ऑब्जेक्टिव कैसे होते हैं। अब आपको ऑब्जेक्टिव बड़ा मज़ा आएगा ऑब्जेक्टिव करने में। ठीक है, ये आप कॉपी कर लो और इसको याद कर लेना सभी लोग। अगली नेक्स्ट वीडियो हम आप डालने से पहले आप लोग इसको रिवाइज करने हैं सभी स्टूडेंट। ये 2-3 वीडियो जो हैं वो आप सभी रिवाइज कर लें तो आपको न्यूमेरिकल बहुत मज़ा आएगा। और इस चैप्टर में से आपको बता दूँ, इस चैप्टर में थ्योरी कम आती है, न्यूमेरिकल ही ज़्यादा आते हैं। तो न्यूमेरिकल इज़ बेस्ट। 4 नंबर की ये 4 अंक की यूनिट है, ये यूनिट नंबर 4 अंक की है। ये अंक भी लिख लीजिए कितने यूनिट का है। ये 4 नंबर का, 4 नंबर से कम का नहीं आएगा, ना ही 4 से ज़्यादा का आएगा। क्लियर? 4 अंक का ये यूनिट आती है। इससे पिछली वाली यूनिट जो आपको कराई थी वो भी आपकी 4 अंक की होती है। वो आपकी 5 अंक की है, उसको नोट कर लें, वो 5 अंक की है। ये आपकी 4 अंक की है। इसमें न्यूमेरिकल ज़्यादा आते हैं, याद रखेंगे। उसमें थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों आते हैं, इसमें न्यूमेरिकल ही ज़्यादा आते हैं। तो न्यूमेरिकल सीखने के लिए आपको कंसेप्ट जो मैंने करा दिया वो क्लियर होना ज़रूरी है। ठीक है? आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया, प्लीज़ शेयर करें जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को भी लाभ हो सके। धन्यवाद।